बच्चों, आपका एसएससी वाला चैनल में और बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जैसे कि आप देख रहे हैं कि चैप्टर चल रहा था हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता और इसके पार्ट 2 मैंने करवा चुके हैं और जिन बच्चों ने भी पहले और दूसरे पार्ट को नहीं देखा है, आप लोगों से अनुरोध है कि आप पहले वो दोनों पार्ट देख लें, उसके बाद आप पार्ट 3 पे आएँ और आज हम इस चैप्टर की समाप्ति कर देंगे। और जैसे कि आपको पता है कि आज हमारा जो टॉपिक है शहरी जीवन, यानी कि जो वहाँ पे लाइफ़ होती थी, वो किस प्रकार का था। अगर हम बात करें तो नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या संभ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था। देखिए मेसोपोटामिया में एक उच्च वर्ग था जो कि अमीर था और अगर हमें अब उच्च वर्ग है यानी कि जो अमीर वर्ग है वो हमेशा कम होता है संख्या में। कैसे पता चलता है कि वहाँ पे उच्च वर्ग था या कोई अमीर वर्ग था? क्योंकि देखिए हमें आभूषणों और सोने के पात्र, सफ़ेद लिसीपियम और लाजवर्थ जड़े हुए लकड़ी के वाद्य यंत्र, सोने के सजावटी खंजर आदि प्राप्त हुए हैं। जो विशाल मात्रा में उर्म में राजाओं और रानियों की कुछ कब्रों या समाधियों में उनके साथ दफनाई गई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वहाँ पे राजा रानी थी और जिनकी कब्रों में महंगे-महंगे आभूषण, सोना, चांदी ये सब दफनाए गए थे। और इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे संभ्रांत वर्ग यानी अमीर वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। और मेसोपोटामिया में दूसरी बात जो ज़रूरी है वो है वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली को आदर्श माना जाता था। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब है जहाँ पर पुरुष और उसकी पत्नी और साथ में उसके बच्चे होते हैं, जिन्हें न्यूक्लियर फैमिली या एकल परिवार कहते हैं। तो 2 चीज़ आपको याद रखना है। तीसरा है, पहला क्या है? पहला है वहाँ पे संभ्रांत वर्ग का उदय हुआ, यानी अमीर वर्ग का उदय हुआ। दूसरा वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली थी, एकल परिवार था, जिसमें एक पति और उसकी पत्नी और साथ में उनका एक बच्चा होता था। दूसरा ये है, जब वहाँ विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी, तो दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान-प्रदान किया जाता था, जो कि वर्तमान में आप देखेंगे वर्तमान में भी किया जाता है। दूसरा ये है, वे लोग एक साथ बैठकर भोजन करते थे, मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे, ठीक है? ऐसे-ऐसे कार्य करते थे। दूसरा, पिता का जो घर होता था, वो पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को ही मिलते थे, जो आज भी आप देखोगे कि किस प्रकार से पिता की संपत्ति उसके सभी पुत्रों में बँटती है। पहले भी यही होता था, पिता की संपत्ति पुत्रों में बराबर बँटती थी, घर हो, पशुधन हो, ठीक है? जो भी इनके पास एनिमल होते थे, खेत होते थे, वो बराबर बँटते थे। बात करें उर की तो उर जो नगर है सबसे पहले याद रखिएगा उर नगर की सबसे पहले वहाँ पे खोज की गई थी और उन नगर में नगर नियोजन जो पद्धति थी उसका अभाव था वहाँ पे। और अगर दूसरी बात करें तो वहाँ पे गलियाँ टेढ़ी-मेढ़ी संकरी गलियाँ पाई जाती थी, जिससे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो अंदर गलियों के अंदर जो सामान लाने ले जाने के लिए बैलगाड़ी होती थी, उनकी प्रयोग नहीं किया जाता था बल्कि गधे पर लाद कर सामान को गलियों तक ले जाया जाता था अंदर तक, ठीक है? दूसरा बात करें तो अब वहाँ पे नगर नियोजन नहीं है, तो लोग अपने घर का सारा कूड़ा-कचरा बुहार कर गलियों में डाल देते थे। नगर नियोजन नहीं यानी नाली नहीं तो कूड़ा-कचरा वो डालेंगे कहाँ से? रोड पे ही डालेंगे। तो इस प्रकार बाहर कूड़ा डालते रहते थे लोग, गलियों की सतह क्या हो जाती थी? ऊँची-ऊँची हो जाती थी। वो कूड़े से दबने से वो पूरी की पूरी सतह ऊँची हो जाती थी, जिससे जिससे क्या हुआ कुछ समय बाद घरों की दहलीजों को भी ऊँचा उठाना पड़ता था ताकि वर्षा के बाद कीचड़ बहकर घरों के भीतर ना आ सके। उम्मीद है यहाँ तक आपको एक पॉइंट क्लियर हो। दूसरा, मेसोपोटामिया के लोग गोपनीयता पर भी काफ़ी ज़्यादा जोर देते थे। वहाँ पे जो घर बनते थे वो गोपनीयता पर आधारित होते थे, प्राइवेसी बेस्ड होते थे और उनमें नगरवासियों के लिए कब्रिस्तान था जिसमें शासकों तथा जनसाधारण की समाधियाँ पाई गई हैं। ठीक है? तो कब्रिस्तान था जहाँ पे शासक की भी समाधियाँ हैं और जन समुदायों की भी समाधियाँ। इससे बता सकते हैं हम कि वहाँ पे सब लोग समान एक प्रकार से थे। लेकिन कुछ लोग साधारण घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए हुए पाए गए। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कि कुछ लोग साधारण घरों के नीचे भी दफनाए गए पाए गए हैं। यानी कि उन्हें अपनी भूमि के नीचे ही दफना दिया गया। दूसरा है 2000 ईसा पूर्व के बाद जो मारी नगर है, मारी नगर को शाही राजधानी के रूप में जाना जाता है, जो काफ़ी फला-फूला, जो 2000 ईसा पूर्व के बाद फला-फूला, उसे ही शाही राजधानी कहा जाता है। और मारी नगर जो दक्षिण के उस मैदानी भाग में स्थित नहीं है जहाँ खेती की पैदावार भरपूर होती है, बल्कि वह फरात नदी की उद्भर धारा पे स्थित है। आप देखेंगे तो वो इस साइड में ऊँची वाले भाग पे स्थित है, बल्कि सारे नगर जो अधिकतर वो दक्षिणी भाग में, परंतु वो फरात नदी के ऊपरी भाग पर स्थित है, जहाँ पे खेती की पैदावार अच्छी नहीं है। दूसरा, मारी नगर या मारी प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़-बकरी चराने के लिए ही काम में लाया जाता है। ठीक है? मारी के राजा एमोरोइड समुदाय के होते थे। किसके होते थे? एमोरोइड समुदाय के होते थे और उनकी जो पोशाक होती थी वहाँ के मूल निवासियों से भिन्न होती थी और उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी-देवताओं का आदर नहीं किया बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन
के लिए मारी जो नगर है वहाँ पे एक मंदिर बनवाया। मेसोपोटामिया का समाज और वहाँ की संस्कृति भिन्न-भिन्न समुदायों के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली थी और संभवतः विभिन्न जातियों और समुदायों के लोगों के परस्पर मिश्रण से ही वहाँ की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हो पाई। यानी कि क्या है, तो मारी नगर में वहाँ के उनके अपने देवता होते थे जिन्हें देवता डैगन कहते थे, ठीक है? स्टेपी क्षेत्र के देवता थे और वहाँ पे अलग-अलग संस्कृति थी और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वहाँ की जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति जो थी वो मिश्रित संस्कृति थी। अगर हम आगे देखें तो मारी नगर अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, जहाँ से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा, अन्य किस्मों का माल जो होता था वो नाव के जरिए फरात नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की, सीरिया और लेबनान के ऊंचे इलाकों के बीच ले जाया जाता था। मारी राज्य सैनिक दृष्टि से उतना सबल नहीं था, परंतु वो समृद्धि के मामले में और व्यापार के मामले में काफ़ी ज़्यादा क्या था, समृद्ध था, प्रॉस्पेरस था, इसलिए वो शाही राजधानी के रूप में जाना गया। मेसोपोटामिया की संस्कृति में शहरों का महत्व बात करें तो मेसोपोटामिया वासी शहरी जीवन को महत्व देते थे, जहाँ अनेक समुदायों और संस्कृतियों के लोग साथ-साथ रहा करते थे। ठीक है, गिलगामेश का महाकाव्य पढ़ सकते हैं। और अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लेखन कला की देन। यानी देखिए, जो मेसोपोटामिया की जो लेखन कला है उसकी देन क्या है? सबसे पहली बात कि भाई मेसोपोटामिया ने आपको वर्तमान रूप में क्या दे रखा है, ठीक है? तो लेखन कला की देन पे बार-बार सवाल आता है। तो सबसे पहले मेसोपोटामिया दुनिया की सबसे बड़ी देन, अगर मेसोपोटामिया की दुनिया की सबसे बड़ी देन माने तो वह है काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा। यानी कि आपको समय की गणना करना और गणित के कई सारे फॉर्मूले को जो आप अभी प्रयोग में करते हो जैसे गुणा, भाग, इन सारे फॉर्मूलों को देने वाला और ईयर को, हफ्ते को देने वाला जो सभ्यता रही है वह मेसोपोटामिया की सभ्यता रही है। अगली बात करें तो 1800 ईसा पूर्व के आसपास कुछ पट्टिकाएँ मिली हैं, जिनमें गुणा और भाग की तालिकाएँ, वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियाँ दी गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं सबसे बड़ी देन है मेसोपोटामिया, वो है काल गणना। समय को कैसे उसकी गणना की जाए, पहली उपलब्धि वो है, अचीवमेंट्स है, जो देन है। दूसरा है गणित की परंपरा, दूसरा है गुणा, भाग, वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज भी हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिली है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीने में विभाजन और 1 महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, 1 दिन का 12 घंटों में और 1 दिन का 24 घंटों में और 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन, ये सब मेसोपोटामिया वासियों से ही हमें मिला है। और जब कभी सूर्य और चंद्र ग्रहण होते थे तो वर्ष, मास और दिन के अनुसार उनके घटित होने का हिसाब रखा जाता था। इसी प्रकार रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर जो नज़र रखते हैं उनका हिसाब रखा जाता था। यानी कि कालखंड यानी कि समय की गणना करना हो या गणित के साथ कई सारे फॉर्मूले हो जैसे गुणा, भाग, वर्गमूल, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है? साल को साल को महीने में बाँटना, महीने को दिनों में बाँटना, 30 दिन, है ना? और 1 दिन में 24 घंटे होना, है ना? घंटे को 60 मिनट में बाँटना, तो ये सब किसने दिया? ये सब मेसोपोटामिया की हमें देन है। और तारा और तारामंडल के बारे में ज्ञान भी उन्होंने ही हमें दिया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ तक मेनली जो आपका चैप्टर था वो था और इसके बाद आपका चैप्टर समाप्त होता है। और ये वाला जो लास्ट वाला चीज़ है इसे आप एक बार देख लेंगे क्योंकि यहाँ से कभी-कभार पूछ लिया जाता है, वरना अधिकतर जो चीज़ है वो मैंने आपको आज करा दी है और कृपया करके इनके अभ्यास के प्रश्न को करने के आप प्रयास करें। और देखिए कितने आसान-आसान ये प्रश्न हैं, बस आप पहली, दूसरी और तीसरे पार्ट को बार-बार देखिए और इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। और हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए और आगे भी कई सारी वीडियो आएँगी और अपलोड करूँगा मैं। बस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।